राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 1 का टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्या कहा गया है कि जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ दो प्रकार से निकाला गया, एक हिन प्लस द। हिन का मतलब हुआ हीन भावना एक तरह से, और द का अर्थ निकाला गया है दहन। तो इसका पहला अर्थ हुआ हीन भावना का दहन करने वाली। इसका दूसरा अर्थ निकाला गया हित प्लस द। हित यानी जो हित, किसी का हित अच्छा करे, और द का अर्थ निकाला गया देने वाली, देना, जो हित देने वाली हो। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। क्या कहा गया है कि जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे गुलेरी लिखा है पर उनका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। राहुल सांकृत्याय ने पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्याय ने कहा है। अजय रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है। क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपभ्रंश को। हिंदी भाषा के जानकार अपभ्रंश की उत्तर अवस्था या अंतिम अवस्था को ही से ही हिंदी की शुरुआत मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश की उत्तर अवस्था है या जो अंतिम अवस्था है उसी से हिंदी की शुरुआत मानी गई है। उत्तर अपभ्रंश को ही अवहट कहा गया है। क्या कहा गया है? अवहट। उत्तर अपभ्रंश को अवहट कहा गया है। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी की प्रारंभिक अवस्था को अवहट कहा है। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी की प्रारंभिक अवस्था को अवहट कहा है। अपभ्रंश के संबंध में देशी शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द? देशी शब्द। सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि ने किया था। किसने किया? पतंजलि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को देसी भाषा या जन भाषा कहा है। क्या कहा है? देशी भाषा या जन भाषा कहा है। किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख रूप या शैली। तो हिंदी के प्रमुख रूप है मानक हिंदी, दक्षिणी, रेखता और उर्दू। कितने? 4 रूप हैं हिंदी के। मानक हिंदी, दक्षिणी, रेखता और उर्दू। चलिए देखते हैं मानक हिंदी को। मानक हिंदी, हिंदी का मानकीकृत रूप जिसकी लिपि देवनागरी है उसको मानक हिंदी कहा गया है। इसमें संस्कृत भाषा के कई शब्द हैं। क्या कह रहा है कि इस मानक हिंदी में संस्कृत भाषा के कई शब्द हैं जो, और इन शब्दों ने फारसी और अरबी भाषा के शब्दों की जगह ले ली और इसे ही शुद्ध हिंदी कहते हैं। क्या कहा है? जो मानक हिंदी है इसको ही शुद्ध हिंदी कहा जाता है। मानक हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे बुलंदशहर, अलीगढ़, छतारी, मेरठ, पहास, खुर्जा और रामपुर। इन क्षेत्रों में मानक हिंदी बोली जाती है। दक्षिणी, उर्दू हिंदी का वह रूप जो हैदराबाद, दक्षिण भारत तथा बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है वही दक्षिणी है। हिंदी को ही दक्षिण भारत में दक्षिणी कहा गया है। क्या कह रहे हैं? जो हिंदी है उसको ही दक्षिण भारत में दक्षिणी कहा गया है। अब देखते हैं रेखता। तो उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता है उसको रेखता कहते हैं। क्या कह रहा है? जो हिंदी का उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता है उसे ही रेखता कहते हैं। हिंदी का वह रूप जो देवनागरी लिपि की जगह फारसी अरबी लिपि में लिखा जाए तो उसे उर्दू कहते हैं। हिंदी का वह रूप जो फारसी और अरबी भाषा में अरबी की लिपि में लिखा जाए उसको ही उर्दू कहते हैं। हिंदी उर्दू को मिलाकर बनने वाली भाषा हिंदुस्तानी कहलाते। क्या कहा है कि जो हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनने वाली भाषा है उसको ही हिंदुस्तानी कहते हैं। गिलक्राइस्ट ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको हिंदुस्तानी कहा। हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनने वाली भाषा को हिंदुस्तानी एक गिलक्राइस्ट ने माना है और एक जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको वर्नाक्यूलर भी कहा है। क्या कहा है? वर्नाक्यूलर। हिंदुस्तानी को ही वर्नाक्यूलर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अब देखते हैं संस्कृत भाषा। तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया। इसका समय 1500 BC माना गया है। जो प्रथम ग्रंथ है वो संस्कृत में ही लिखा गया। ऋग्वेद है। ऋग्वेद का समय भी 1500 BC है। ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ? ऋग्वेद है।
ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। ये ईरान का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, इसको ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ माना गया है। तो चलिए देखते हैं संस्कृत को। संस्कृत इसका समय, इसका जो प्रारंभ है वो 1500 BC से माना गया है। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को ही लौकिक संस्कृत, लौकिक ब्राह्मण भी कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 BC से 1000 BC तक माना गया है। वैदिक संस्कृति को देववाणी भी कहा गया है। देववाणी किसे कहा गया है? वैदिक संस्कृत को। जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं और इसी कारण इसको वैदिक संस्कृत कहा गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संहिता कहा गया है। इन चारों को संहिता भी कहा गया है। अब देखते हैं उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत। इसका समय 1000 BC से 500 BC माना गया है। इसमें महाभारत की रचना हुई, जय संहिता जिसको कहते हैं, महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। रामायण, उपनिषद, वेदांत, अरण्यक, पुराण, उपपुराण, ये सारे उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत में लिखे गए। उत्तर संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। कौन सी भाषा का जन्म? पाली भाषा का जन्म उत्तर संस्कृत से हुआ। पाली का समय 500 BC से माना गया है। 500 BC से प्रथम शताब्दी तक या प्रथम ईस्वी तक माना गया है। भारत की प्रथम देशी भाषा या जन भाषा पाली है। भारत की जो प्रथम देसी भाषा या जन भाषा है वो पाली है। इसको बौद्धों की भाषा भी कहा गया है। पाली को बौद्धों की भाषा भी कहा गया है। अब देखते हैं प्राकृत। इसका जो समय है प्रथम शताब्दी से, पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक माना गया है। इसको मलेक्षों की भाषा भी कहा गया है। क्या कहा है? मलेक्षों की भाषा भी कहा गया है। प्राकृत की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं और ये इसको जैनों की भाषा भी कहा गया है। जैनों की भाषा भी कहा गया है। इसकी 5 अवस्थाएं मानी गई, इसको मलेक्षों की भाषा भी कहा गया। और जो इसका समय है वो प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना गया है। अब देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं मानी गई हैं। इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कहा गया है। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या गिरी हुई भाषा। भरत मुनि ने इसे देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। अपभ्रंश को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। इसको अपभ्रंश को ही अवहत और अविहत्ता भी कहा गया है। क्या कहा है? अवहत और अविहत्ता भी कहा गया है। तो अब देखते हैं अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं। अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पिशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं हैं। पहली है शौरसेनी अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पिशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। तो ये हो गई अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं। अपभ्रंश की इन्हीं अवस्थाओं से हिंदी की 5 उपभाषाएं, क्या कहा है? 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का जन्म हुआ। अपभ्रंश की 7 अवस्थाओं से 5 उपभाषा और 18 बोलियों का जन्म हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अपभ्रंश की जो 7 अवस्थाएं अभी हमने देखी थी उससे कौन कौन सी भाषा और बोलियों का जन्म हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश, इससे पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है। और इसके साथ साथ गुजराती बोली और राजस्थानी हिंदी, ये दूसरी उपभाषा है। 2 उपभाषाओं का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। कौन कौन सी उपभाषाएं? पश्चिमी हिंदी। जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे 2 उपभाषाओं का जन्म हुआ। कौन 2 उपभाषा? पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और दूसरी उपभाषा है राजस्थानी। तो 2 उपभाषाओं का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और गुजराती ये एक बोली है। तीसरी जो उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, इसका जन्म खस अपभ्रंश से हुआ। क्या कहा है कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, ये तीसरी उपभाषा है, इसका जन्म हुआ। चौथी उपभाषा पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। और जो मागधी अपभ्रंश है इससे 5वीं उपभाषा बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। क्या कहा गया है कि मागधी हिंदी से 5वीं उपभाषा बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। इसके अलावा मागधी हिंदी से
बंगला, उड़िया, असमिया, इन 3 बोलियों का जन्म भी मागधी हिंदी से हुआ। आगे देखते हैं। तो अभी हमने 5 उपभाषाएं देखी। पहला, शौरसैनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाओं का जन्म हुआ, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। फिर खसा अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उपभाषा, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म होता है। कौन कौन सी? बांगरू, इसको हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी, इसको कन्नौजी, कौरवी इसको कन्नौजी भी कहते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, कन्नौजी ये अलग भाषा है, अलग बोली है, कन्नौजी अलग बोली है। 5वीं बोली कन्नौजी है। कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, कन्नौजी अलग है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। कौरवी, इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है कौरवी, खड़ी बोली का पुराना नाम कौरवी है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। और कन्नौजी ये पांचवी बोली है। ये 5 बोलियाँ पश्चिमी हिंदी से उत्पन्न हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित हुई। पहला मारवाड़ी, इसको पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मालवी, दक्षिण राजस्थानी भी कहा गया, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी और मेवाती उत्तरी राजस्थानी। इसको अहीरवाटी मिश्रित बोली भी कहते हैं, अहीरवाटी मिश्रित बोली भी कहते हैं ये। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। और पहाड़ी हिंदी ये हमारी तीसरी उपभाषा है और इससे ये जो है पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी में विभाजित हुई। पूर्वी पहाड़ी से नेपाली बोली विकसित हुई और जो मध्य पहाड़ी है उससे कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास हुआ है, कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास विकसित हुई। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी की विकसित हुई। बिहारी हिंदी इससे मैथिली, मगही और भोजपुरी का विकास हुआ। मगही की जो लिपि है वो कैथी लिपि है। इसको आधुनिक मगही जो आधुनिक मगही है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भोजपुरी का विकास भी बिहारी हिंदी से हुआ। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया है। किसको? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण में खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। क्या कह रहे हैं? जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनका जो ग्रंथ है भाषा सर्वेक्षण, उसमें खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को खड़ी बोली कहा है। भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहले इसे कौरवी कहा। क्या कहा? कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी। सबसे पहले तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और उसके बाद भोलानाथ तिवारी ने भी इसको कौरवी कहा है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। खड़ी बोली अकारांत प्रधान भाषा है। क्या कह रहे हैं? अकारांत प्रधान भाषा, यानी कि जब इनके शब्द का जो अंत है वो लास्ट में जैसे ये करना, आ की ध्वनि आ रही है ना, करना, लिखना, पढ़ना, चलना, तो ये अकारांत प्रधान भाषा है। दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित्व व्यंजन खड़ी बोली की मुख्य विशेषता। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया, जैसे बप्पा, रोटी, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। खड़ी बोली में ना के स्थान पर ण प्रयोग होता है। खाना की जगह खाना, हरियाणा बोलते हैं ना, ऐसे खाना। ए औ का उच्चारण, ए और औ, ये जो 2 वर्ड हैं इनका उच्चारण इतना संवृत, यानी कि संवृत मतलब कम होता है कि ए ओ सुनाई देता है। जैसे कि पैर बोलते हैं तो पैर की जगह पेर हो जाए। बैट हो गया, इस प्रकार से। खड़ी बोली में पूर्वकालिक क्रिया में कनु की अपेक्षा के का प्रयोग होता है, प्रयोग अधिक होता है। जैसे सुन कर की जगह सुन के।
पढ़ कर की जगह पढ़ के इसका प्रयोग होगा। यानी कर कर क्रिया में कर की अपेक्षा खड़ी बोली में पूर्वकालिक क्रिया में कर, जो लास्ट में कर होता है, कर की अपेक्षा के का प्रयोग होता है। सुन कर की जगह सुन के, पढ़ कर की जगह पढ़ के, लिख कर की जगह लिख के, ऐसे जो लास्ट में के शब्द प्रयोग अधिक होता है। खड़ी बोली में आज्ञार्थ, आज्ञार्थ में सुने, सुनो, सुनिए, सुनियो का प्रयोग होता है। अब देखते हैं ब्रजभाषा। शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। ब्रजभाषा शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न होती है। संपूर्ण ब्रजमंडल की बोली को ब्रजभाषा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो ब्रजमंडल की जो बोली है उसको ब्रजभाषा कहते हैं। इस विशुद्ध रूप में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में ये बोली जाती है। इसका विस्तार भरतपुर, करौली, ग्वालियर में, पश्चिमी ग्वालियर में, जयपुर के पूर्वी भाग में, मुजफ्फरपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, करौली, रामपुर आदि में ये बोली जाती है। धीरेन्द्र वर्मा भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में इसमें राजस्थानी और बुंदेली की झलक आने लगती है तथा एटा, मैनपुरी, बरेली के जिलों में कुछ कन्नौजीपन आने लगता है। क्या कह रहे हैं? धीरेन्द्र वर्मा कह रहे हैं कि जो भरतपुर और करौली, ग्वालियर के जो पश्चिमोत्तर भाग हैं इसमें राजस्थानी और बुंदेली की झलक आने लगती है, और जो एटा, मैनपुरी, बरेली आदि जिले हैं इनमें कन्नौजी की झलक आने लगती है इस ब्रजभाषा में। इसका साहित्य विस्तार, साहित्य एवं लोक साहित्य की रचना हुई है। ब्रजभाषा में साहित्य और लोक साहित्य की रचना हुई है। अर्थ, नामकरण। ब्रजभाषा का प्राचीन अर्थ पशु और गायों का समूह या चारागाह है। क्या कह रहे हैं? पशुओं या गायों का समूह या चारागाह है। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। श्याम सुंदर दास ने इसके बोलने वालों की संख्या 1,30,00,000 मानी है। कितनी? 1,30,00,000 मानी है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह एक ओकारांत ध्वनि है। ओकारांत, अभी हमने पीछे वाली भाषा को अकारांत, खड़ी बोली को अकारांत भाषा कहा था उसमें, और ये है ओकारांत, यानी कि इसमें लास्ट में खारो, मीठो, तीखो, छोटो ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत होता है, यानी कि चालू, आपू, बागू ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। ने के स्थान पर नई का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं? जो ने है इसके स्थान पर नई का प्रयोग होता है। उस नई, उसने का उस नहीं हो जाएगा, इन्होंने का इन्होंने हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखते हैं कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? शौरसैनी अपभ्रंश से इसका ये कन्नौज में बोली जाती है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कन्नौजी का मुख्य केंद्र फर्रुखाबाद जिले का इतिहास प्रसिद्ध नगर कन्नौज या कान्यकुब्ज है। जो इस भाषा का जो प्रसिद्ध नगर है फर्रुखाबाद जिले का प्रसिद्ध कन्नौज या कान्यकुब्ज है। कन्नौज के आधार पर इस बोली का नामकरण कन्नौजी हुआ। इस बोली का नामकरण कन्नौज के आधार पर ही हुआ। इसका जो क्षेत्र है वह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, कानपुर, हरदोई के जो पश्चिम भाग हैं यहाँ पर ये अधिकतर बोली जाती है। इसका जो साहित्य विस्तार है लोक साहित्य मिलता है। इस भाषा में लोक साहित्य मिलता है। धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा से साम्यता के कारण इसे ब्रजभाषा का उपरूप माना है। क्या? कन्नौजी को धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा का उपरूप माना है। श्याम सुंदर दास ने कन्नौजी बोलने वालों की संख्या 45 लाख बताई है। 45 लाख बताई है। इसकी विशेषता है कि उकारांतता प्रधान बोली है। उकारांतता प्रधान बोली है। जैसे इसमें सब का सबू, घर का घरऊ, कब कबू, चल चलू ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। इसमें ओकारांतता की भी प्राप्ति होती है। छोटो, बड़ो, खायो, पियो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। ए और औ संयुक्त स्वर करके अर्थात आई औ उच्चरित करते हैं। ए और औ का ये आई और औ उच्चरित करता है। जैसे कऊ, कौन, जैसे हम बोलते हैं ना कौन, तो कौन का कऊ, कौन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। बहुवचन में हिंदी के लोग के स्थान पर कन्नौजी में हवार शब्द का प्रयोग होता है। लोग के स्थान पर हवार शब्द, जैसे हम लोग तो हम हवार हो गया, उन लोग उन हवार। हम हिंदी में लोग कहते हैं पर वो लोग को हवार कहते हैं।
हम लोग हम हवार, उन लोग उन हवार, ऐसे। कन्नौजी में भविष्यत काल में हुई चलिए इत्यादि पूर्वी रूप प्रचलित है। हम हवार चलिए, हम लोग चलेंगे मतलब हम हवार चलिए, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं लोग। बुंदेली, बुंदेली या बुंदेलखंडी पश्चिमी हिंदी वर्ग की चतुर्थ बोली है। शॉर्ट यानी अभ्रंश से विकसित हुई है। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है। झांसी, ग्वालियर, ओरछा, सागर आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें इसका जो लोक साहित्य है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली को एक ही उपभाषा के रूप में माना है, एक ही उपभाषा के रूप में माना है। यह पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। क्या कह रहे हैं कि ये पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। इसमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, कौरवी में सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। इसकी विशेषताएं सहायक क्रिया है हूँ ना होकर के सही सही सो हो जाता है। ये है की जगह पे सही सही सो इसका प्रयोग होता है। इसके पूर्वकालिक क्रिया में कई और संज्ञार्थ क्रिया मरण, मारण और मारना इसकी मुख्य विशेषता है। एक व्यंजन के स्थान पर द्वित्व व्यंजन जैसे बापू, गड्डी, बापू इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यहाँ इसमें ण के स्थान पर डा और ना का ण के रूप में प्रयोग मुख्य विशेषता है। जैसे पहाड़ को पहाड़, घोड़ा ड़, इस प्रकार से ये प्रयोग करते हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर। पश्चिमी हिंदी पर मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी का प्रभाव नज़र आता है। वहीं पूर्वी हिंदी में बिहारी, उड़िया और बंगला का प्रभाव नज़र आता है। पश्चिमी हिंदी में अंत में दीर्घ की प्रधानता है, जैसे कि छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ऐसे दीर्घ की प्रधानता है। वहीं पूर्वी हिंदी में ह्रस्व की प्रधानता है, जैसे कि छुट, बड़, मुट, पातर, इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। पश्चिमी हिंदी में ने उपसर्ग का बहुत प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं कि जो ने उपसर्ग है उसका बहुत प्रयोग होता है। वहीं पूर्वी हिंदी में ने उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। पश्चिमी हिंदी में ने उपसर्ग का प्रयोग होता है, अंकित ने कहा। तो वहीं पूर्वी हिंदी में ने उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, कर्ता के स्थान पर ने नहीं लगता, तो हो जाता है अंकित कहेसी, इस प्रकार से अंकित कहेसी। यहाँ पे कहा है क्या, अंकित ने कहा, तो यहाँ हो जाएगा अंकित कहेसी। पश्चिमी हिंदी में हम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। जो हम शब्द है वो पश्चिमी हिंदी में बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, जैसे हम खाएंगे। वहीं पूर्वी हिंदी में हम शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होता है, हम खाब, हम जावई, इस प्रकार से। पश्चिमी हिंदी में आ जो है आ ज़्यादा विवृत है, पूर्वी हिंदी में आ कम विवृत है। पश्चिमी हिंदी में ला प्रयुक्त होता है, जैसे केला, फल, खल। वहीं पूर्वी हिंदी में ला के स्थान पर रा का प्रयोग होता है, कैसे, केरा, फर, खर, इस प्रकार से। पूर्वी हिंदी से अवधी बोली का विकास हुआ था। अब देखते हैं अवधी। पूर्वी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली है। क्या कहा है, जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली है। अवधी को कोसली पूर्वी भी कहते हैं। अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित हुई। क्या कहा, अवधी अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित हुई है। इसका जो क्षेत्र है, इसका केंद्र तो अयोध्या है। इसके अलावा ये लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, फैज़ाबाद, गोंडा, बाराबंकी, प्रतापगढ़, बहराइच, इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है। और इसका जो केंद्र है वो अयोध्या है। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके जो प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद है। क्या कहा, अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। श्याम सुंदर दास ने अवधी बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ बताई है। इसकी विशेषताएं, संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। इसमें संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, जैसे बेटा, बेटवा, बेटौना। बहुवचन खड़ी बोली की तरह अवधी में भी बदलता है। क्या कह रहे हैं कि जो बहुवचन है वो अवधी में भी खड़ी बोली की तरह बदल जाता है, जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, इस प्रकार से। स्वार्थे प्रत्यय वा का व्यापक प्रयोग होता है। घोरवा का हो जाएगा
इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है क्या, घोरवा, लड़कीवा, इस प्रकार से। वाक के स्थान पे बा का प्रयोग होता है, वहन बहन हो जाएगा, विवेक विवेक हो जाएगा, विकास का विकास हो जाएगा, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ए ओ का आई और औ के ढंग से प्रयोग होता है, ए और ओ के स्थान पर आई और औ का प्रयोग होता है, जैसे कैसे, जैसे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कैसे, तो यहाँ हो गया कैसे, जैसे का जैसे, इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। अवधि में श और श का उच्चारण सा के जैसे होता है, शंकर का शंकर हो गया ऐसे। पूर्वी बोली में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में ने का प्रयोग नहीं होता। क्या कहा, ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिंदी में बोलते राहुल ने खाया, हीता ने गाया, तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल खाया, हीता गाया, इस प्रकार से। बघेली, बघेली देखते हैं, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका जो क्षेत्र है बगल क्षेत्र की बोली है, जिसे बघेलखंडी भी कह सकते हैं। बुंदेलखंड से प्रभावित है। इसके जो मुख्य क्षेत्र है वह रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, महर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसका जो साहित्य है, लोक साहित्य का अभाव है, इसमें लोक साहित्य का अभाव है। इसके जो बोलने वाले हैं वो 60 लाख बताए गए हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। सर्वनाम मुझे के स्थान पर मवा, मोही प्रयुक्त होता है, तथा तुझे के स्थान पर त्वाम, तोही, उसको वही, इसको यही शब्दों का प्रयोग होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। कारण, करण उपादान में ते के अतिरिक्त कहा लग गया है, अधि कहा, नी कहा, इस प्रकार से। बघेली में भविष्य काल में हु, ह, हा का प्रयोग होता है, जैसे कहियो, जइयो आदि। छत्तीसगढ़ी लारिया, खलताही, खलटाही भी बोलते हैं इसको, अन्य दो नाम प्रचलित है, यानी कि छत्तीसगढ़ी के दो नाम हो रहे हैं, लारिया और खलताही या खलटाही। इसका जो क्षेत्र है वो रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, ये इसका क्षेत्र है। इसमें लोक साहित्य मिलता है, छत्तीसगढ़ी का लोक साहित्य भी मिलता है। इसकी विशेषता है महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे कचहरी का कचेरी हो गया, जन का झन, इलाका इलाका। छत्तीसगढ़ी में सा का छा और छा का सा प्रयुक्त होता है। सड़क छड़क, सर्फ छर्फ, छेन सेना, छेद सेद, इस प्रकार से। प्राय मन या ममन को जोड़कर बहुवचन बनता है। मन या ममन को जोड़कर बहुवचन बनता है, कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम मन हो गया, उन लोग उन मन हो गया, इस प्रकार से। संज्ञा सर्वनामों में कर्म संप्रदान में ला और कारण अपादान में ले छत्तीसगढ़ी की पहचान है। पहाड़ी हिंदी अब खस अपभ्रंश से विकसित हुई। नोट है इसमें कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार पहाड़ी हिंदी का जन्म शौर्षणी अपभ्रंश से हुआ। भोलानाथ तिवारी ने तो पहाड़ी हिंदी को शौर्षणी अपभ्रंश से माना है, पर जो सर्वमान्य है वो खस अपभ्रंश है। इसका क्षेत्र है जैनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, सेवा तथा आसपास के मुख्य क्षेत्र हैं। गोपाल राय कहते हैं कि पश्चिमी पहाड़ी लगभग 30 बोलियों का समूह है, जो शिमला के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा गया है, शौर्षणी के नागर अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसका जो क्षेत्र है वह जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर, पंजाब के हिसार, भिवानी के पूर्व तक ये भाषा बोली जाती है। इसमें इसका जो साहित्य है, ये मारवाड़ी में साहित्य में लोक साहित्य दोनों मिलता है, साहित्य और लोक साहित्य दोनों मिलता है। इसकी विशेषता है मारवाड़ी में 2 क्लिक ध्वनियाँ हैं, ध और स। ध का उच्चारण द होता है, द धा के बीच, सा का उच्चारण स और ह के बीच होगा। मारवाड़ी में सा का उच्चारण कुछ कुछ श के समान होता है। कैसे, देखो, सड़क का उच्चारण होगा इसमें सड़क, सड़क। समुद्र का समुद्र। सर्वनामों में रूप विविधता मारवाड़ी में अधिक है, जैसे कि मैं के लिए हूँ, महा, मैं, यह के लिए ओ, यो,
ओ यो ये शब्द प्रयोग होते हैं। मारवाड़ी के में भविष्य काल के लिए ग स ला के अतिरिक्त इसमें हा के रूप का भी प्रयोग होता है। मारवाड़ी में देशज शब्दों की बहुलता है। देशज शब्द जैसे कि डीकरो पुत्र, पुत्र को बोलते हैं डीकरो। गड़क यानी कुत्ता, जीमड़ भोजन करना। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। शौशैनी के नागर अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसका क्षेत्र पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि है। जयपुर इसका केंद्र है। जयपुरी को डुडानी भी कहते हैं, डुडानी भी कहते हैं। बूंदी, कोटा, सबाई माधोपुर, बरा में बोली जाने वाली हड़ौती, हड़ौती जयपुरी की उपबोली है। क्या कहा है? हाड़ौती ये जयपुरी की उपबोली है। इसके बोलने वालों की संख्या 36 लाख तक बताई गई है। इसकी विशेषताएं हैं, कर्म संप्रदान ने कई का प्रयोग होता है। करण और अपादान में सु और से का प्रयोग होता है। संबंध को का की का प्रयोग होता है। अधिकरण में ऊपर मालई का प्रयोग होता है। सर्वनामों में हूँ की अपेक्षा मैं, मनई के अतिरिक्त मैनु, मुनई, तनय के अतिरिक्त तूनई का प्रयोग होता है। दक्षिणी राजस्थानी या मालवी, इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, ग्वालियर, झीलवाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, ये मालवी के क्षेत्र हैं। इसकी विशेषता है, इसमें शुद्ध मालवी में ण नहीं बोला जाता, ण नहीं बोला जाता। ड़ की अपेक्षा ड़ अधिक प्रयोग होता है, प्रचलित है। मालवी में ए औ की अपेक्षा ए ओ बोलने की प्रवृत्ति है। संज्ञा बहुवचन में हिंदी के लोग की तरह होर, मतलब लोग के स्थान पर होर का प्रयोग होता, होर, होनो, होरो का प्रयोग होता है। जैसे बैरा हर, जजमान हर, लोग की जगह होर का प्रयोग, होर, होनो, होरो का प्रयोग होता है। करण और अपादान में से, ती, मारे इसका प्रयोग होता है। उत्तरी राजस्थानी या मेवाती, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के मेव जाति के नाम पर इसका नाम मेवाती पड़ा। मेवाती के मिश्रित रूप को अहिरवाटी कहा गया है। क्या कह रहे हैं? अहिरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती में केवल लोक साहित्य मिलता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। कर्ता कर्म में नई का प्रयोग होता है। संबंध कारक में को, का, की का प्रयोग होता है। करण और अपादान में से, तई का प्रयोग होता है। मेवाती के सर्वनाम हरियाणवी के समान है। मेवाती में हम, तुम के विकल्प में हमा, तुमा का प्रयोग होता है। मेवाती में भविष्य काल में केवल गा रूप प्रचलित है, जैसे चलूगी, चलोग, इस प्रकार। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। इसकी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही को देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है, पटना, बिहार शरीफ, गया, औरंगाबाद, हजीराबाद, पलामू, मुंगेर, भागलपुर, रांची, इन क्षेत्रों में बोले जाते हैं। पटना और गया के जिलों में मगही का केंद्र है। यह कहा है कि जो पटना और गया के जिले हैं, ये मगही का केंद्र हैं। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। शिष्ट साहित्य का अभाव है। 66 लाख से अधिक लोग ये मगही बोली बोलते हैं। मन भावन गीत लिखे गए हैं। इस भाषा में मन भावन गीतों की रचना हुई है, सरस लोक गीतों की रचना हुई है। इसके जो प्रमुख कवि हैं, जयनाथ पति, बाबा मोहनदास, हेमनाथ, इसके प्रमुख कवि हैं। किसके? मगही बोली के प्रमुख कवि हैं। अब मगही की विशेषता है, मगही में मूर्धन्य ध्वनि के स्थान पर दंत्य ध्वनि का उच्चारण होता है। कैसे? कान, ये हो गया क्या? ये है मूर्धन्य ध्वनि, कान, इसके स्थान पर कान। अस्पष्ट, अस्पष्ट, इस प्रकार से। हिंदी के हूँ के स्थान पर मगही में ही का प्रयोग होता है। क्या? हिंदी में बोलते मैं सोता हूँ, तो इसमें बोलेंगे हम सोईत ही, हम सोईत ही। हिंदी के ला का रा प्रयोग मगही में मिलता है। कैसे? गाली का गार, गाल का गार। मगही में हत का हत प्रयोग होता है। क्रियाओं का अधिक प्रचलन है। भैया जा रहे हैं, भैया जायत हतु,
इस प्रकार से हतु का प्रयोग होता है हत की जगह। आदर सूचक में हत और हतु का प्रयोग होता है। मगही के संख्यावाचक विशेषणों में ना की प्रचुरता रहती है। मैथिली, मिथिला नगर इसका मुख्य केंद्र है। मिथिला नगर मैथिली का मुख्य केंद्र है। दरभंगा कमिश्नरी इसका मुख्य केंद्र है। मिथिला नगर और दरभंगा कमिश्नरी मैथिली का मुख्य केंद्र है। इसका क्षेत्र है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, बाढ़ जिला आदि। इसमें लोक साहित्य है लेकिन श्लिष्ट है। इसमें लोक साहित्य की रचना हुई लेकिन श्लिष्ट है। इसके कवि हैं विद्यापति, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, गोविंद दास, रणजीत आदि। सबसे ज़्यादा प्रौढ़ लोक साहित्य मैथिली भाषा का ही है। इसकी विशेषता देखते हैं। मैथिली में ह्रस्व की प्रधानता है। कैसे? बड़ा का बड़, लोहा लोहो, चढ़ा का चढ़, यानी कि छोटे शब्दों का प्रयोग होता है। मैथिली में मूर्धन्य है। ण का दंत्य ना के रूप में प्रयोग होता है। कैसे? बाण का बाण हो गया, प्राण का प्राण हो गया, कोण का कोण, इस प्रकार से प्रयोग होता है। इसमें ला के स्थान पर रा का प्रयोग होता है। केला केरा, फल फर। मैथिली में ने परसर का प्रयोग नहीं होता। नरेश पुस्तक पढ़लनी, जैसे हिंदी में कहते हैं कि नरेश ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे नरेश पुस्तक पढ़लनी, इस प्रकार से प्रयोग होता है। मैथिली में णा के स्थान पर रा का प्रयोग होता है। घड़ा, घरा, सड़क, सरक। मैथिली में जा के स्थान पर चा का प्रयोग होता है। जैसे तरबूज का तरपूच हो गया, मोजा का मोचा हो गया। इसमें मैथिली में शा संयुक्त होने पर हा का प्रयोग होता है। कैसे? मास्टर का महटर, सा के स्थान पर हा का प्रयोग आ गया ना, मास्टर महटर। पुष्प का पुष्प, इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। अब देखते हैं भोजपुरी को। शाहाबाद जिला इसका केंद्र है। इसके अलावा आरा, छपरा, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, पूर्णिया, आजमगढ़, गाज़ीपुर में ये बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज़, फिजी में भी बोली जाती है। क्या कह रहे हैं? भोजपुरी मॉरिशस, सूरीनाम और वेस्ट इंडीज़, फिजी में भी बोली जाती है। साहित्य, इसमें श्लिष्ट साहित्य का अभाव है। गरिमामय साहित्य का अभाव है। भोजपुरी को बोली के रूप में व भाषा के अर्थ में 1789 में भोजपुरी शब्द का प्रयोग मिलता है। श्याम सुंदर दास ने उसके बोलने वालों की संख्या 2,75,00,000 बताई है। इसकी विशेषता है कि दीर्घीकरण की प्रकृति मुख्य है। क्या? ग्लिस्वा, बेटउवा, लरकवा, लंबा खींचना शब्द को, ग्लिस्वा, बेटउवा, लरकवा, इस प्रकार से। भोजपुरी में ना के स्थान पर ला का प्रयोग होता है। कैसे? नोट को लोट। ला का रा प्रयोग होता है। हल का हर हो गया, फल का फर हो गया, इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है शब्दों का। कर्ता कारक में कोई परसर्ग नहीं होता। जैसे सीता ने भात पकाया, सीता भात पकैलन, सीता भात पकैलन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और अपभ्रंश किसे कहते हैं, अपभ्रंश के जो 7 अवस्थाएं हैं वो हमने देखा। तो ठीक, अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।